जम्मू कश्मीर में आतंक का कायरवार तो हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार आतंक ने अपना फन मणिपुर में उठाया। 46 असम राइफल्स के काफिले पर शनिवार की सुबह आतंकियों ने घात लगाकर वार किया। चुरा चांदपुर के सिंघट घाट के पास आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान हमारे शहीद हो गए, जबकि कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी इसमें मौत हो गई। मणिपुर में कल सुबह उग्रवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया। चुराचांदपुर के सिंघट के पास विस्फोट करके किए गए हमले में असम राइफल के कर्नल और 4 जवान शहीद हो गए। इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और उनके बेटे की भी मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मणिपुर में असम राइफल के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अस्पताल जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है। Along with the paramilitary forces and the police commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done. वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश की सुरक्षा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावरों को पकड़ने के लिए सेना, असम राइफल्स और पुलिस बल ने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हमला हुआ कैसे, जरा आपको ये बताते हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, इनके साथ सुरक्षा बल के कई जवान, ये फॉरवर्ड कैंप से वापस लौट रहे थे। उस वक्त यह हमला हुआ। फॉरवर्ड कैंप से वापस लौटते वक्त यह हमला किया गया। 46 असम राइफल्स का यह काफिला जो वापस लौट रहा था, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ उनका परिवार भी मौजूद था, उनकी पत्नी, उनका बेटा उनके साथ था। इस काफिले पर पहले आईईडी से हमला किया गया। चुरा चांदपुर में गोलीबारी की गई। इस हमले में कर्नल विप्लव समेत 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ कर्नल विप्लव की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। देखिए, यह कायर आतंक का वार है। मणिपुर में एक लंबे समय के बाद इस तरह की घटना देखने को मिली है। 2015 में आपने आखिरी बार इस तरह की घटना सुनी होगी। उसके बाद ऐसी बड़ी घटना एक लंबे वक्त के बाद हुई। कर्नल विप्लव के साथ उनका परिवार था। कर्नल विप्लव की पत्नी, उनका बेटा, उनकी भी इसमें मौत हो गई। सवाल यह है कि आमतौर पर परिवार को निशाना नहीं बनाया जाता उग्रवादियों की तरफ से। परिवार को निशाना क्यों बनाया गया, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या जानबूझकर परिवार पर हमला किया गया? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। देखिए, जिन विप्लव त्रिपाठी की हम बात कर रहे हैं, शहीद विप्लव त्रिपाठी, इनके बारे में आपको बताते हैं। 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले। इनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी। मिजोरम में ड्रग्स तस्करी पर इनकी तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया था। उग्रवादियों के पुनर्वास पर यह काफी लंबे समय से काम भी कर रहे थे। इनके परिवार की तरफ से क्या कहा गया इस कायराना हमले के बाद, इनकी शहादत के बाद, ये आपको सुनवाते हैं। और ये जो घटना घटी है, इसमें भाभी, बच्चा,
इनको घात लगा कर मारा गया। ये कायराना हमला है और कोई कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं है। पार्थिव शरीर इम्फाल से दोपहर में निकल जाएगा, लेकिन एक राजकीय सम्मान का रायपुर में होगा, तो रायपुर में 7 बजे तक पार्थिव शरीर के पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद कल सुबह तक यहाँ शरीर को लाया जाएगा, फिर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। कल जब उनकी शहादत की सूचना आई तो बहुत बड़ा एक झटका लगा एक इंसानियत के नाते कि चूँकि जो त्रिपाठी परिवार है, केसरीमोहन त्रिपाठी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और ये परिवार जो है पूरा देश के लिए समर्पित रहा है। और कल जब ये सूचना मिली कि विप्लव जो है वो शहीद हो गए, उनके साथ जो है 4 जवान और शहीद हुए, तो ये बहुत कायराना काम है ये, मतलब जिसकी ये हमला जिनकी तरफ से किया गया, जिन उग्रवादी संगठनों की तरफ से किया गया, उन संगठनों के बारे में आपको बताते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसने हमले की जिम्मेदारी ली, 25 सितंबर 1978 में संगठन बना था। एन विशेश्वर सिंह ने इस संगठन को बनाया। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से यह अलग गुट है। एन विशेश्वर सिंह ने अपना अलग संगठन बनाया। मणिपुर को अलग देश बनाने की संगठन की तरफ से मांग की गई। 1989 में रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट बना। खतरनाक आतंकी संगठनों में शामिल ये रहा है और चीन से फंडिंग इसे होती है, इस बात की आशंका है। इम्फाल, थोबल, बिशेनपुर में इस संगठन का प्रभाव देखा गया है। असम के कछार और आसपास के इलाकों में भी इस संगठन का प्रभाव रहा है। रायगढ़ से मेरे सहयोगी श्रीपाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीपाल, परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एक जाबाज ऑफिसर थे, ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए, उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए लंबे समय से वो यहां पर लगे हुए थे। रक्षा विशेषज्ञ ए के सिवात साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवात साहब, 2015 में हमने इस तरह का आखिरी बार एक बड़ा हमला देखा था जब 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद से उग्रवादी संगठनों के साथ शांति वार्ता जारी है, एक तरीके से सीज फायर रहा है, और फिर अचानक इतना बड़ा हमला हो जाता है। हाँ बिल्कुल विशाल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो अभी सीज फायर है और बातचीत हो रही है, मगर इसमें ये पीपल लिबरेशन आर्मी नहीं शामिल है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये पीपल लिबरेशन आर्मी है, इसको फंड करता है पाकिस्तान की ISI और जो है चाइनीज आर्मी। और ये एक प्रकार जिस प्रकार से चाइना कर रहा है फंड, उसकी वजह है, उसको लगता है कि अब हमने यहाँ से काफी ट्रुप्स निकाल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डाल दिए थे, तो वो चाहता है कि इसको एक्टिवेट किया जाए तो यहाँ से ट्रुप्स ना जाए और भारत की फौज एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में लगी रहे। और दूसरा 3-4 रीजन है इसके होने के। एक दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर ड्रग माफिया बहुत है और इलीगल वेपन स्मगलिंग होती है। और ये 46 असम राइफल अभी मिजोरम से मूव की थी, वहां भी बहुत सक्सेसफुल थे कर्नल त्रिपाठी के अंडर कमांड। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। और तीसरा रीजन एक सबसे ज्यादा है कि ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये एक पिछड़ा हुआ ग्रुप था, इसको अभी कुछ ज्यादा ये सक्रिय नहीं था, तो ये लाइमलाइट में आना चाहता था, तो तब भी हो सकता है इसने ये कार्रवाई की हो। और चौथा जो है कि अभी इलेक्शन होने वाले मणिपुर में, मुझे लगता है उसका भी एक कहीं ना कहीं श्रेय जाता है। तो ओवरऑल मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर पूरा चाइना का और पाकिस्तान की ISI का हाथ है। वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से ट्रुप्स निकाल के जो है एक प्रकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डाले जाएं, तो ये इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने PLA, जो कि एक प्रकार से छोटा सा ग्रुप था, वैसे काफी बड़ा था पर सक्रिय नहीं था अभी 3-4 साल से, उससे ये कार्रवाई करी है। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको मैं समझना चाहूंगा इस इलाके के बारे में। यहाँ पर सोने की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी के लिए इलाका जाना जाता है। इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बताइए। और एक और सवाल जो उठ रहा है कि परिवार को आमतौर पर निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन इस बार परिवार को भी निशाना बनाया गया। दो बातें बहुत अच्छी बोली आपने। देखो मेरे को वहां बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो टेरिटोरियल आर्मी होम एंड अर्थ वहीं ऑपरेट कर रही थी,
और मेरी जो 2 पोस्टिंग हुई है, एक मिजोरम में, एक मणिपुर में, तो मैं ये बताऊंगा 2-3 बातें हैं। एक तो भारत के मणिपुर और म्यांमार के बीच में पोरस बॉर्डर है, 15 से 20 किलोमीटर दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। तो ये इलाका माना हुआ है तस्करी के लिए, ड्रग्स के लिए, प्लस इलीगल वेपन्स भी आते हैं, अम्यूनिशन भी आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि यहाँ पर अभी तक कोई भी ग्रुप फैमिलीज को स्ट्राइक नहीं करता था। उनको लगता था कि अगर फैमिलीज को स्ट्राइक करेगा तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, तो आज तक किसी ने नहीं किया था। इसके साथ साथ अनलाइक नॉर्थ ईस्ट से, अनलाइक कश्मीर जहां पर पुलिस पे भी स्ट्राइक किया जाता है, यहाँ पुलिस पे भी स्ट्राइक नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पॉपुलर बेस खत्म हो। मगर ये जो किया है और ये कह रहे हैं इनको पता नहीं था, ये बिल्कुल गलत है, ये सोचे समझी साजिश है। क्योंकि ये कंपनी ऑपरेटिंग बेस से आ रहे थे कर्नल त्रिपाठी, और वहां से वापस आने पे इनको पता था, इनकी जो फैमिली भी साथ है, इनकी वाइफ और बच्चा, ये कहना कि इनको मालूम नहीं था, ये सरसरा झूठ है। और ये दूसरा मैं अपने व्यूअर्स को क्लियरफाई करना चाहूंगा कि आर्मी के जो थोड़ा सा बिनिस्बत असम राइफल एक पैरामिलिट्री है जो कि MHA के अंडर आती है, क्योंकि वहां पर लोग लोकल्स हैं तो उनकी फैमिलीज भी रहती हैं, इसीलिए जो ऑफिसर वहां जाते हैं तो अपनी फैमिलियों को लेके जाना पड़ता है कंपनी ऑपरेटिंग बेस में, उन फैमिलियों से मिलने और एक प्रकार से जो सिविक एक्शन है उस पर करना। वैसे जो फौज की वहां पर पोस्टें हैं, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और बड़े अच्छे तरीके से आपने इस एरिया के बारे में समझाया और वजह क्या हो सकती है इस तरह के हमले की, ये भी आपने बताया। श्रीपाल मेरे सहयोगी हैं, रायगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। श्रीपाल, विप्लव त्रिपाठी के बारे में हम बात करें, जाबाज ऑफिसर रहे, उग्रवादियों का पुनर्वास हो या फिर ड्रग्स की तस्करी को रोकना हो, कई बड़े काम उनकी तरफ से किए गए। जी, जो विप्लव त्रिपाठी थे अपने रायगढ़ शहर के एक जाने माने हस्ती थे। यहाँ जब उनका पार्थिव शरीर, जब उनका क्या कहते हैं, जब उनकी सूचना जब लगी कि उनका देहांत शहीद हो गए हैं, उसके बाद से ही अपने जिले में शोक की लहर है। जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में शोक की लहर व्याप्त है। उनके घर में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों का आना लगा हुआ है। शुक्रवार किस तरीके से यह हमला किया गया, यह हमने आपको बताया। शहीद विप्लव त्रिपाठी के बारे में हमने आपको बताया और AK सिवाज साहब बता रहे हैं कि किस तरीके का यह इलाका है, इस संगठन की तरफ से हमला क्यों किया गया होगा, इसके कारण क्या हो सकते हैं। परिवार साथ में था, आमतौर पर फैमिलीज को निशाना नहीं बनाया जाता क्योंकि इन संगठनों को लगता है कि इससे इनकी लोकप्रियता में कमी आ जाएगी। देखिए, जो 5 जवान हमारे शहीद हुए उनकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और 2015 में आखिरी बार हमने इस तरीके का बड़ा हमला देखा था जब हमारे 20 सैनिक जो थे वो शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद से उग्रवादी संगठनों के साथ हमेशा एक शांति वार्ता चलती रही, एक सीज फायर रहा है और इस तरह के हमले नहीं हुए हैं। यह भी देखा गया है कि जो इस तरह के उग्रवादी संगठन है उन्होंने अपने बेस कैंप जो है वो म्यांमार में शिफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि आर्मी की तरफ से जो एक बड़ा ऑपरेशन इलाकों में चलाया गया है उसके बाद से ये संगठन यहां से हटकर म्यांमार की ओर चले गए हैं। इससे पहले भी इस तरह से म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक करके इनके बेस कैंप को तबाह किया गया था। सिवाज साहब से मैं समझना चाहूंगा अब यहां से आगे का एक्शन क्या होगा, क्या म्यांमार का सहयोग चाहिए होगा? बिल्कुल, देखो विशाल, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कम से कम 15-20 साल से जो म्यांमार की आर्मी है उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है और हम जॉइंट ऑपरेशन करते रहे हैं और अभी भी मुझे लगता है कि हमारे रिलेशन में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि अभी आर्मी का वहां पर रूल है। मगर जो अराकान मिलिटेंट ग्रुप हैं या बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे, जिस प्रकार से हम वहां पर सड़कें वगैरह बना रहे हैं, हमारा ट्राइलेटरल हाईवे जा रहा है, तो हमारा वहां पर म्यांमार आर्मी के साथ काफी अच्छा तालमेल है। ये सच्चाई है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप और मिलिटेंट ग्रुप है इनके सब के बेसिस सारे म्यांमार में, क्योंकि जो वेस्टर्न म्यांमार है वो एक प्रकार से कंट्रोल में नहीं है और चीन इनको बहुत मदद करता रहा था। चीन इनको क्या फाइनेंशियल एड भी देता है, हथियार भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है। तो लास्ट अभी कोई 10 साल से इनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं, बेसिस हैं, वो सब म्यांमार में है और वो अभी जो 2015 में स्ट्राइक हुई थी उसके बाद उनको उन्होंने शिफ्ट कर लिया अंदर को, क्योंकि उनको डर है कि भारत की जो स्पेशल फोर्सेस दोबारा स्ट्राइक करेंगी अगर 15-20 किलोमीटर में रहते हैं, तो उन्होंने अब करीब 40-50 किलोमीटर अंदर ले गए हैं म्यांमार में। तो ये सच्चाई है कि वो जंगली इलाका है,
पहाड़ी इलाका है और बारिश होती रहती है, और वहां पर जो इनको एक प्रकार से दो स्पोर्ट है, एक जो लोग वहां पर है वो भी मणिपुर जैसे है, मणिपुर नागा फ्रंट जो पीपल फ्रंट है उसका भी काफी बेस है, और दूसरी बात यह है क्योंकि वहां पर पहाड़ी और जंगली इलाका है तो उनको आराम से छुपने की जगह मिल जाती है। मगर भारत अभी इसको बदला लेगा, भारत इंटेलिजेंस के साथ। जी, हमारे ऑपरेशन में थोड़ा बदलाव आना पड़ेगा, हमें इंट बेस्ड सिनर्जी ऑपरेशन करने पड़ेंगे। हमें यह नहीं सोचना कि हमारे इनसे सीज फायर है तो ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक गेम प्लान होती है। सीज फायर करके बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से समझाया कि बदला लिया जाएगा और किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है इनसे बदला लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया आशीर्वाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.